अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ उरूज फातिमा और मैं हूँ हुमा दुरानी। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान का एक और खिलाड़ी करप्शन के इल्जाम में घर चला गया। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की कोरोना इश्तेहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। इल्जामात की छानबीन के लिए वजीर आला KPK ने कमेटी भी बना दी। आपको बताएं कि कप्तान का एक और खिलाड़ी करप्शन के इल्जाम में घर चला गया। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की कोरोना इश्तेहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। आप देखेंगे कि ये मुस्बत तब्दीलियां जो हमारी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया ये लोगों को सामने नजर आएगी और वो जो पुराना चोरी चकारी का बाजार था वो हम खत्म कर चुके हैं। अब जो वहां के अवाम के हुकूक हैं, जो उनके लिए फंड्स आएंगे वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अवामी नुमाइंदे के मुशावरत से वहां पे जो बल्दियाती इलेक्शन होगा उनके ग्रास रूट लेवल के जो उनके नुमाइंदे होंगे उनके थ्रू इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। वो जो पुराना दौर है वो खत्म हो चुका है। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले खुद करप्ट निकले। मुशीर इत्तलात KPK अजमल वजीर घर चले गए। अजमल वजीर ने इस्तीफे को जाती वजूहात से ताबीर किया, मगर हकीकत कुछ और ही है। हुआ कुछ यूँ कि अजमल वजीर की कोरोना के इश्तहारात से मुतालिक 12% कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। अब ये दरमियान में जो है ना तो हमने इधर बार GST नहीं कभी भी काउंट कथी की इधर सिर्फ हमने बार नहीं सर GST में कभी भी काउंट होती है। आपने खुद कहा कि जनाब इसने इस तरह मेरा GST लेकर इनकम टैक्स GST सब कुछ आ रहा है। इनकम टैक्स का बात एक टैक्स की बात है, 2 टैक्स है ना सर, जिसमें अजमल वजीर मुबैना तौर पर इश्तहारात के लिए कमीशन की डील कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा एडवाइजर एंड स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर एक्ट 1989 के सेक्शन 3 के जरिए तफवीज करदा इख्तियारात के तहत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अजमल वजीर से फौरी तौर पर मुशीर बराए इत्तलात और ताल्लुकात आमा का कलमदान वापस ले लिया है, जबकि कामरान बंगश को इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। कामरान बंगश के पास बल्दियात का कलमदान भी है। अजमल वजीर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। नए तयनात होने वाले मुशीर इत्तलात कामरान बंगश ने कहा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती अफवाहों से गुरेज किया जाए। बात चल निकली है, अब जाने कहां तक पहुंचे। 3 मार्च 2020 को वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई को उनके ओहदे से हटाकर अजमल वजीर को यह कलमदान सौंपा गया था। कप्तान का एक और खिलाड़ी करप्शन के इल्जाम में घर चला गया। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की कोरोना इश्तहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। अजमल वजीर के करप्शन के इल्जाम पर हटा देने के क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करते हैं इमरान अयाज से। जी इमरान, कप्तान का एक और खिलाड़ी करप्शन के इल्जाम में घर चला गया है। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल ये वाकया सामने आया है जिसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुशीर इत्तलात जो थे उनको जो है फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया गया था। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी अजमल वजीर की जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है और उनके अपने जाती मसरूफियात थे, लेकिन कुछ देर बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी है उनके एक मरसला अरसाल किया है और उसमें जो मुबैना ऑडियो सामने आया है उसके हवाले से उसमें कहा गया है कि इसकी इंक्वायरी फौरी तौर पर की जाए। ये मैं बता दूं कि जो ऑडियो है उसमें जो मुबैना ऑडियो सामने आई है उसमें जो मुशीर इत्तलात है उसमें 12% की वो डिमांड कर रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनसे इस्तीफा तलब किया और उनको जो ओहदे से हटा दिया है। ये मैं बता दूं कि ओहदे से हटाए जाने के बाद कामरान बंगश जो है उनको उस वक्त वो वजीर बल्दियात है उनको जो है मुशीर बना दिया गया है, वजीर इत्तलात बना दिया गया है। अब ये कलमदान उनके पास होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो वजीर इत्तलात थे उनको उनके पास एक ओहदा अब भी बाकी है अजमल वजीर के साथ। पहले भी उनके साथ एक ओहदा था, वो कबायली अजला की मुशीर थे बराए कबायली अजला, वो ओहदा अब उनके पास होगा, लेकिन जो मुशीर थे इत्तलात के ये ओहदा उनसे वापस ले लिया गया है। इमरान, ये बताइएगा कि दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले खुद करप्ट निकले हैं। आए दिन कोई ना कोई इस्तीफा दे देता है या किसी न किसी को निकाल दिया जाता है।
دیکھیں جی، یہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے شوکت یوسفزئی تھے، مشیر اطلاعات تھے، ان کے خلاف بھی یہ تھا کہ انہوں نے، ان کا اپنے ایک اخبار تھا، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ اشتہارات جو ہے اپنے اخبار کو زائد دیے تھے. 3 مارچ 2020 کو جو ہے ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ جو ہے مشیر اطلاعات جو تھے، سابقہ جو مشیر اطلاعات تھے اجمل وزیر، ان کو جو ہے تعینات کیا گیا تھا. لیکن آج ان کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک کمپنی جو ہے ایڈورٹائزنگ کمپنی سے وہ 12% کے وہ اشتہارات کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اس میں حصہ دیا جائے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. گاہ بگاہ جو ہے مختلف قسم کے جو کرپشن کے کیس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وزراء کو جو ہے ان سے استعفیٰ جو ہے وہ ان سے لیا جا رہا ہے. استعفیٰ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اجمل وزیر سے جب استعفیٰ لیا گیا تو ان سے قبل جو ان کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خود استعفیٰ کیا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ان سے ناخوش بھی تھے اور باقاعدہ طور پر جو ہے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ عمران خان کے جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. اچھا عمران ایاز، یہ بتائیے کہ اہم عہدے پر فائز اجمل وزیر کی کرپشن کے ثابت ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کے کرپٹ عناصر کے خلاف بیانیے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے ان کا، وہ خود تو کہتے ہیں کہ دوسرے چور ہیں، دوسرے کرپٹ ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی کرپشن، کوئی نہ کوئی چیز ان کے پارٹی کے عہدیداروں میں خود سامنے آ رہی ہے. اجمل وزیر کا یہ قصہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں وہ آڈیو کے ذریعے ایک مبینہ آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس میں وہ باقاعدہ اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے اور اس پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کو خصوصی طور پر اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. یہ میں بتا دوں کہ 2 عہدے ان کے پاس تھے، وزیر اطلاعات تھے، اس سے قبل وہ مشیر تھے برائے قبائلی اضلاع. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ ان کے پاس رہے گا، جبکہ وزیر اطلاعات کا عہدہ جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے. اور کچھ دیر قبل یہاں پر کچھ اپوزیشن جماعتوں کے اراکین سے جو میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب اس پر آڈیو، ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے تو ان سے دونوں عہدے جو ہیں یہ واپس لینے چاہیے تھے. ان کے پاس مشیر اطلاعات کا عہدہ بھی لینا چاہیے تھا اور مشیر برائے قبائلی اضلاع کا جو عہدہ ان کے پاس ہے یہ عہدہ بھی ان سے واپس لینا چاہیے. اور جب تک تحقیقات نہیں ہوتی یہ دونوں عہدے ان سے واپس لے جائے اور تحقیقات کے بعد اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں کوئی واقعی ان کی آئیڈیو تھی اور واقعی انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جو ان کا بیانیہ ہے عمران خان کا اس کو تقویت مل سکے. اگر بات کی جائے پرویز خٹک پر بھی تو معلوم جب اسکینڈل میں سنگین الزامات تھے مگر وہ ابھی تک وزیر ہیں، تو ایک ہی طرح کے الزامات پر رد عمل مختلف کیوں ہے؟ دیکھیں جی، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو ابیاتی کا ان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا پشاور کا پرویز خٹک کے دور میں وہ شروع ہوا، متعدد بار ان پر الزامات لگائے گئے. اپوزیشن اب بھی چیخ رہی ہے کہ نیب کو اس کے حوالے سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اس کی انکوائری کرنی چاہیے. کرپشن ہوئی ہے بی آئی ٹی میں. اس کے علاوہ مالم جبہ اسکینڈل کیس ان کے سامنے ہیں، دوسرے کیسز ہیں جو پرویز خٹک کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. عمران ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے. فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے. ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن کی تھی. اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، نیپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا. نیپرا نے اپنی پبلک ہیئرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیئرمین نیپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نیپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا. ہمارا مقصد آج صرف اتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ان شیڈیولڈ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو فی الفور کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے. اس کے لیے
गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अब हम आगे के लिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा न हो, ये बड़ी बदकिस्मती बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो पैदावार है उसके इजाफे के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये फैसले नहीं किए गए कि वो जब बिजली आएगी तो बाकी पाकिस्तान की तरह कराची किस तरीके से उस बिजली से मुस्तफीद हो सकेगा। तो उसके ऊपर जो हमने फैसले पिछले चंद माह के अंदर किए हैं उनका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। इस वक्त तकरीबन दिन पे मुनसर होता है 2900, 3000, 3100 तक जा सकती है। तो इसके अंदर 5.5% मेगावाट के इजाफे का मतलब ये हुआ कि आप समझें तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। फिर उससे अगला साल जो आएगा उस अगले साल की यानी 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल और 800 मेगावाट उससे अगले साल। तो मजमूई तौर पे 2022 यानी 2 साल बाद की गर्मियों से पहले 1350 मेगावाट बिजली की फराहमी कराची में इजाफा किया जाएगा। फिर तीसरा, और ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूं इस पे फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, और लकी को भी देखा, ये हमने इसलिए किए तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा जरूर है और कराची के बिजली के निजाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निचकारी जरूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे
قانون کی پوری طاقت استعمال کریں گے تاکہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اسی جذبے کے ساتھ امید ہے سب مل کر کام کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, اور ایک دفعہ پھر جو پیچھے کھڑے ہوئے ان سے پھر ایک دفعہ درخواست, خدا کا واسطہ, وزیر اعظم بار بار سمجھا چکے ہیں, بار بار اپیل کر چکے ہیں, آپ وزیر اعظم کے اگر کارکن ہیں, اگر آپ واقعی میں دل سے وزیر اعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو خدا کا واسطہ فاصلہ پیدا کریں. اچھا اسد عمر صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باقی حکومت ذمہ دار ہے, یہ الیکٹرو دوسرا اس کے ساتھ ہی لے لیں کہ جو لوگ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے کمپنسیشن کیا جائے گا؟ سر, جو سوال پوچھا گیا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے جو لوڈ شیڈنگ ہوئی, یہ میں پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ریگولیٹر جو ہے نیپرا, اس نے عوامی ہیئرنگ بھی کر لی ہے, اور انہوں نے آج کی میٹنگ میں ہمیں بتایا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن کے اندر وہ اپنی رپورٹ جاری کر دیں گے, جس کے اندر وہ یہ تعین کریں گے کہ کون ذمہ دار تھا, اور ظاہر ہے وہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کے اوپر جو بھی ایکشن. 14 اموات ہوئی تھی پچھلے سال کرنٹ لگنے سے, جبکہ اس سال بھی کئی اموات ہوئی ہیں. کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کو کہا تھا نیپرا نے کہ ان کو معاوضہ دے, ان کے لوائقین کی سپورٹ کرے, لیکن کچھ نہیں کہا گیا, صرف نوٹس کی کارروائی. اس کے علاوہ کہ الیکٹرک اپنی ہر درمی سے بات نہیں آتی. سر, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا, نیپرا اپنا فیصلہ کرے. اگر نیپرا کو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وفاق سے کوئی بھی مدد چاہیے تو وہ مدد ہم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور امید ہے کہ سندھ کی حکومت بھی یہی آفر کرے گی. اسد عمر صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو کب عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا, یا وہ قومی راز ہے؟ معاہدے کو آپ عوام کے سامنے کب لائیں گے جو الیکٹرک کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ گورنر سندھ سے ایم ڈی کے الیکٹرک کی پہلے ملاقات ہوئی, انہوں نے یقین دہانی کرائی 48 گھنٹے میں ہو جائے گی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیں, آپ منسٹر ہیں, گورنر سندھ ہے, وفاق میں آپ کی حکومت ہے, کیوں اتنی بے بسی ہے کہ الیکٹرک کو آپ لوگ ٹیک اوور نہیں کرتے؟ لوگ مر رہے ہیں, کراچی نے اتنا بڑا مینڈیٹ آپ کو دیا ہے, وزیر اعظم ایکشن لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. کون سا ایسا معاہدہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے ان چیزوں سے؟ میں سمجھ گیا سوال, میں نے اس دن اسمبلی کے فلور پہ بھی اس بات کا جواب دیا تھا. معاہدہ کے الیکٹرک کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کیا, نجکاری کے الیکٹرک کی تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کی. یہ 15 سال پرانے مسائل ہیں. ہم ان کو ایک بڑا سادہ سا پیغام دیا ہے جو آپ نے بھی سن لیا, میں نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہہ دیا. مجھے پہلے کا پتہ نہیں, لیکن یا کہ الیکٹرک جو ہے ہمارے ساتھ مل کے کراچی کے عوام کے بجلی کے مسائل حل کرے گی, اور جس صورت میں ہم ان کی بھرپور مدد کرنے کو تیار ہیں. اور یا عوام کے سامنے سر معاہدہ کبھی سامنے نہیں آئے گا. اچھا, یہ معاہدہ پتہ نہیں کیوں نہیں سامنے آیا ہے. سر, اگر اس کی ضرورت پڑی تو ضرور کر لیں گے. جیسے میں نے کہا کہ 15 سال سے کے الیکٹرک چل رہا تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے, مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. وہ ذمہ داری وفاق کی ہے, اس ذمہ داری سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ہم ٹیک اوور کر کے کرتے ہیں, ہم ان سے کام کروا کے کرتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. آخری سوال. ہاں جی, مونی سلوی صاحب بتائیے جی. ڈائس پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسروں کی کرپشن پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے. پاکستان تحریک انصاف رہنما حلیم عادل شیخ کے ستارے گردش میں. اینٹی کرپشن کے بعد نیب نے گھیرا تنگ کر دیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگچچ نے اجمل وزیر کو ہٹائے جانے کی تصدیق کر دی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مظاہر سعید سے. جی مظاہر. جی بالکل, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ کی نامور سیاسی شخصیت ہیں حلیم عادل شیخ, جو اب اینٹی کرپشن کے بعد جو ہے نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں. اور حلیم عادل شیخ کا جو ہے وہ ملین کی 257 ایکڑ زمین, قیمتی زمین کو جو ہے وہ قبضے میں اور بیچنے کا انکشاف
किया गया है। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिर से मुकम्मल तफसीलात तलब कर दी है। डीसी मलिर का कहना ये है कि नैब ने उनको हिदायत थी कि 27 जुलाई तक जो है वो तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नैब के दफ्तर में जो है वो जमा कराएं। इससे कबल भी जो है वो एंटी करप्शन भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो है वो कई चीजें इकट्ठी कर चुकी है और यहाँ तक भी कहा गया कि हलीम आदिल शेख जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुय्यना तौर पर मुलव्विस हैं। इसके अलावा उनके बड़े भाई भी हैं, वो भी जमीनों की हेर फेर में जो है वो काफी हद तक जो है मुलव्विस हैं। और इसके अलावा नैब ने ये बात जाहिर की है कि इन्होंने सरकारी जमीन को प्राइवेट करके जो है वो बेचा है, जिसके अंदर मुताल्लिका इदारे हैं बहुत सारे, जिसमें SBCA भी आता है, KDA भी आता है, सोसाइटीज बनाई गई हैं। तो तमाम तर जो इदारे हैं वो भी मुलव्विस हैं, वो भी जो है वो हलीम आदिल शेख की जो है वो कुछ फनाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा सूबाई सिंध से ताल्लुक रखते हैं हलीम आदिल शेख, जो बढ़ चढ़ के जो है वो करप्शन के खिलाफ बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं, दीगर सियासी जमातों के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन अब उनका रिडार जो है वो फंस गया और बहुत सख्त एक्शन जो है वो नैब ने दिया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। हलीम आदिल शेख पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। मज़ाहिर सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इल्जामात लगाते नहीं थकते थे। हलीम आदिल कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जामात लगाते रहे तो कभी नून लीग की कयादत का दामन तार तार करते रहे। जो आपको मिलता है माल खप्पे, सिर्फ आपने माल चाहिए। ये थे वजीर आजम इमरान खान के खिलाड़ी हलीम आदिल शेख, जो करप्शन के इल्जाम लगा कर दूसरों का दामन तार तार करते थे। आज खुद गर्दिशे दौरा का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग को करप्ट ठहराती है। खुद इनके अपने कारनामे हैं कि थमने में नहीं आ रहे। घिसे फिटे नारों की तरह एक ये दावा भी है कि PTI अपने नजरियात पर कोई समझौता नहीं करेगी। जब इनसे पूछा जाए कि आखिर आपका नजरिया है क्या, तो कोई जवाब नहीं बन पाता। बस पहले से अताब सियासी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए जाते हैं। जब और कुछ ना हो सके तो खराबियों का जिम्मेदार अशराफिया और माफिया को ठहरा दिया जाता है। यूं तो सियासी मुखालफीन पर जाती नौयत के हमलों की तारीख बहुत पुरानी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभार और इक्तदार के दौरान इसे जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया गया है। ये सब को चोर, डाकू या भगोड़े समझते हैं। कुछ ऐसा ही हलीम आदिल शेख के साथ है। आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात और मीडिया टॉक्स में पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इतना गंद उछाला कि इंतहा कर दी। खुद को सादिक और आमीन समझने वाले भी करप्ट निकले। करप्शन की एक दास्तान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जे और बेचने का इंकशाफ हुआ है। हलीम आदिल शेख पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में जमीन पर कब्जे फरोख्त में हलीम आदिल शेख को मुलजिम करार दिया गया है। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख के बड़े भाई को मुलजिम करार दिया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएंगे हबीब जान ने लियारी गैंग वॉर के ताने बाने सियासत के साथ जोड़ दिए। हबीब जान ने उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं जरदारी ने उजैर बलोच से अहम मुलाकात की। अवैस मुजफ्फर ने आकर रंग में भंग डाल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से मुतालिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। लियारी गैंगवार के सरगना के ताने बाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों से मिलने लगे। हबीब जान ने उजैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की जारी करदा वीडियो में हबीब जान ने इंकशाफात किए कि पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से 2 बार राब्ता किया। उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी से उजैर बलोच की मुलाकात हुई थी। अवैस टप्पी के आने से गड़बड़ घोटाला शुरू हुआ। हबीब जान ने कहा कि आसिफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि अवैस मुजफ्फर लियारी से इलेक्शन लड़ें। हबीब जान ने वीडियो में इंकशाफ किया कि कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर उजैर बलोच के पास गए। जब हुकूमत खतरे में आई तो उजैर बलोच से ताल्लुकात खत्म हुए। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने अपने पैगाम में कहा कि हबीब जान ने आसिफ जरदारी और कादर पटेल को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। JIT रिपोर्ट्स और उजैर बलोच के मामले की धूल में अवामी मसाइल तो कहीं गुम ही हो गए। ये जोर जोर के धमाके और बड़े बड़े इंकशाफात शहरियों की आवाज दबाने की साजिश तो नहीं? JIT रिपोर्ट्स का लगा नीलाम आम। हुकूमत सब कुछ भूल भाल कर जद गई उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक साबित करने। महंगाई से बिलखती गरीब आवाम की आवाजें इस शौर गुस्सा में कहीं गुम हो गयी।
हुकूमत को वोट देने वाले ये पूछने पर मजबूर हैं कि 2 साल की लंबी खामोशी के बाद हुकूमत को JIT रिपोर्ट्स का ख्याल क्यों आया। आसिफ जरदारी लंबी लंबी पेशियां भुगतते रहे, तब किसी को उज़ैर बलोच याद क्यों न आया। किसके इशारे पर हुकूमती वजीर रिपोर्ट्स के दर पे हो गए। उन JIT रिपोर्ट से क्या उनके मसाइल हल हो सकेंगे। उज़ैर बलोच के इंकशाफात क्या इनसे सख्ती हुई आहों का आसरा बनेंगे। अली जैदी के दावों से क्या उनके जख्मों पर मरहम लगेगा, मसाइल कम होंगे। अगर हुकूमत को इन इंकशाफात से फुर्सत मिल जाए तो उनके बेतहाशा मसाइल पर तवज्जो ही दे ले, गुर्बत, पसमानदगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसलों को हल कर दे। ख्वाब बेचने वालों ने अब आवाम को ये तासुर देना शुरू किया है कि उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी में ताल्लुक साबित होने में ही उनके मसाइल का हल पोशीदा है। पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स की नौकरियां खतरे में पड़ गई। यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक के बाद इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। इथियोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंसों की तस्दीक कराने की भी हिदायत कर दी। हवाबाजी की बयाबाजियां दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स को महंगी पड़ गईं। यूरोपीय यूनियन के 32 ममालिक के बाद इथियोपिया ने पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से सख्त फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया गया। इथियोपिया की जानिब से पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा गया, जिसके जरिए पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोकने से मुतल्लिक आगाह किया गया। इथियोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस की तस्दीक कराने की भी हिदायत कर दी। खत में कहा गया कि इथियोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए और बताया जाए कि PIA के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। कौमी एयरलाइन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुसाफिरों को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफर के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का हुसूल भी लाजमी होगा। इसे कोरोना वायरस के 22 तवील बंदिश के बाद कौमी एयरलाइन की मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजें बहाल होने को तैयार। पाकिस्तान से दुबई, शारजाह, अबुज़हबी और अलैन के लिए परवाजें बहाल होंगी। कोरोना वबा के 22 मुसाफिरों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जिनमें मुसाफिरों को परवाजों की रवानगी के 96 घंटों के अंदर मुख्तस करदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा और मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। मुसाफिर हजरात को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफर के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट का हसूल भी लाजमी होगा। परवाजों की बहाली के बाद सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई करके मतलूबा इजाजतनामा हासिल कर सकेंगे। इमारात पहुंचने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी पुर करना लाजमी होगा। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला कहते हैं कि टिकटों के फरोख्त का आगाज हो चुका है, जो PIA के दफातर के अलावा वेबसाइट और एजेंट से भी हासिल किए जा सकते हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के अज़म का आदा किया है। पाकिस्तान के देरीना दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इसकी इमदाद जारी रखने का आदा किया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक, शराकतदार और मजबूत दोस्ती के बंधन में मुंसलिक हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। चीन दोनों मुल्कों और आलमी सतह पर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तक़बिल के पेश नजर अवामी रवाबित को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। कोरोना ने आलमी मईशत का टाइटैनिक डुबो दिया। वायरस से मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। IMF का कहना है कि ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। कोरोना के नुकसानात पर IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी पॉलिसी साजों के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशगोई नहीं थी। कोरोना की शिद्दत मईशत को तबाह कर रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह आलमी कर्जा आलमी मईशत के मसावी हो गया। आलमी कर्जों का यह हजम दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ। IMF का कहना है कि आलमी कर्जों ने आलमी माशी पॉलिसियों का तवाजुन बिगाड़ दिया। कोरोना वायरस की वजह से जो मुआशी बहरान पैदा हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी इदारे ने पेशगोई की है कि अगले साल के लिए आलमी शरह नमू 5.4% हो सकती है, जो गुज़श्ता तखमीने से 0.4% कम है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 50 रुपए प्याज किलो, 70 रुपए आलू किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा से। जी सोहेल।
बिल्कुल, अगर हम बात करें रावलपिंडी शहर में तो गंज मंडी ये सब्ज़ी मंडी कहलाती है। रावलपिंडी की यहाँ पर सब्ज़ी की और फ्रूट की कीमतें हैं जो वो आसमान से बातें कर रही हैं। सब्ज़ी कीमतों की अगर हम बात करें तो आलू 80 रुपये किलो और प्याज 50 रुपये किलो, जबकि लाल टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, जो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले 50 रुपये किलो बिकता था। अब शहरी हमारे साथ भी, हमारी उनसे भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन एशिया ज़ुरिया की कीमतें जो है वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक सब्ज़ी फरोश हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा जी, कीमतें क्यों ज़्यादा आप बेच रहे हैं, क्या वजह है, आपको किन मुश्किलात का सामना है जिस वजह से आप ये महंगी बेच रहे हैं? जी ये पीछे मंडी से ही महंगा माल आ रहा है, तो मजबूरन हमें मुनाफा कम करके महंगे दामों पे सेल करना पड़ता है। बाद बात हमारी सब्ज़ी ज़ाया भी चली जाती है, तो इसलिए ये तो हुकूमत की नाकामी है ना। तो लॉकडाउन से पहले टमाटर हमने 20 रुपये 30 रुपये किलो बेचा है, अब मजबूरन 90 रुपये 80 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर गाहक भी चीज़ें कम लेता है ना, तो जो किलो ले की चीज़ जाता है वो आधा किलो लेके जाता है, तो फिर ऐसा करता है कि हमारा सामान हमने महंगे दामों पर जब सेल होता है तो गाहक भी नहीं आता, तो हमें मजबूरन फिर ज़ाया चला जाता है, जल जाता है सामान। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि हमें जो है मार्केट से, जो मंडी है होलसेल मार्केट है, वहाँ से हमें महंगे दामों जो है वो ख़रीदने पे मजबूर हैं, जबकि हम उसको सस्ता नहीं बेच सकते। और अब बात करना है, उनका कहना है कि शहरी जो है वो महंगे दामों के बजाय जो किलो लेनी होती है वो आधा किलो चीज़ लेते हैं, लेकिन हुकूमत इस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले रही। एशिया ज़ुरिया की कीमतें जो है वो मनमाने रेट में फ़रोख्त हो रही हैं। शुक्रिया सोहेल राजा। यूं तो शहर कायद के अक्सर इलाकों में पानी की किल्लत का मसला है, लेकिन माहीगीरों की कदीम बस्ती हैदरी में तो सूरत हाल इंतहाई संगीन है। यहाँ के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हाथों और सर पर बर्तन उठाए हुए बच्चे और खवातीन हैं कराची की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के, जो पानी की तलाश में निकल पड़े हैं। घरों में पानी लाइन के जरिए नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं और सुबह होते ही मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए फिल्टर प्लांट से बर्तनों में पानी भरकर अपने घर की जरूरत पूरी करते हैं। 15-20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, हम दरवाजे पानी लेके ये बर्तन को कोई पानी का घोट नहीं दे रहा, पूरे गोट में पानी नहीं आ रहा है। 15-20 दिन हो गए हम लोग पानी, हमारे बच्चे दर पदर, हम दर पदर पानी के लिए। पानी आती है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं है। पानी आधा पीने न तो मिले था, बच्चे आन जो उन्हें से मारे नहीं। माहीगीरों की ये बस्ती 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 52 मोहल्ले हैं जो पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ के मकीनों ने बताया कि 40 से जायद मोहल्लों में पानी फराहमी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने अरबाब अख्तियार से इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराबी की वजह से बंद पड़े हैं। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। वादी कोयटा में यूं तो अवाम गुज़श्ता कई सालों से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं, लेकिन साबका दौरी हुकूमत में अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खतीर रकम की लागत से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए थे, उनमें अक्सर प्लांट्स मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही और बेहिसी की वजह से खराब या बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और शहर में साफ पानी दिन ब दिन नापेद होता जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्कुल साफ पानी मैसर नहीं, अक्सर लोग बीमारियों में मुब्तला है। और यहाँ जितने जो प्लांट लगा हुआ है साफ पानी का, कोई भी जगह भी जो है साफ पानी मैसर नहीं। साल से बंद पड़ा हुआ है प्लांट, पानी नहीं है, पानी बर्मा भी सही है, वाटर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। ना मुलाजिम आ रहा है, ना कोई अफसर आ रहा है। 10 दिन भी नहीं चला, बस खत्म हो गया। अभी न पानी है, न कोई देखने वाला है, न कोई काम वाला है। क्या आते हैं बर्मे भी बंद होते हैं, बर्मे का भी कोई ऐसा हाल है। पीछे जो है ये आप देख सकते हैं तालाब बना हुआ है। वाटर प्लांट्स की बंदिश के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज भी हैं और इस अहम मसले के हल के लिए मुतलका हुकाम को कई बार तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने लगे। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इसी पर लाहौर से फरहान एजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के दिल लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा होने लगे। शहरी पानी भरने के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर है। इतनी दूर से हैं, यहाँ पे पानी आता नहीं, जहाँ पे भी जाए पानी यानी कि
आ ही नहीं रहा है। ये अब हम इतनी दूर से आए हैं, यानी कि शहरी कहते हैं कई इलाकों में तो अक्सर पानी मिलता ही नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो सफाई के मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस पीने के काबिल नहीं होता। सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम हैं उसी वजह से ये जो है ना ये प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख लें पानी तो है लेकिन सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई बंदा केयर करने वाला है। यहाँ पे अब गंदगी है, लेकिन लोगों ने पानी तो मजबूरी भरने आना है। अब बच्चे आते हैं, बच्चे आपको पता है कि उनका हाथ नहीं पानी तक पहुंचता, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे तो उनको क्या पता कि यहाँ पे सफाई करनी है कि नहीं। हुकूमत की जानब से हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर अमला तैनात किया गया है, मगर मुलाजमीन का ड्यूटी से गैर हाजिर होने के बाइस पानी की हालत खराब से खराब तर होती जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट का नकारा होना और बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम होना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लाहौर में नए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जाएं और नकारा फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द फाल किया जाए ताकि उन्हें पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, मगर महंगाई ने इस बार मंडियों की रौनकें कम कर दी हैं। इस्लामाबाद में सड़क किनारे सजी छोटी छोटी मंडियों के व्यापारी गाहक ना होने का गिला करते दिखाई देते हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। ईद कुर्बान से कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के गिर्द कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजना शुरू हो गयी। तहम गाहक न होने के बायस व्यापारी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगाई भी बढ़ चुकी और गुज़श्ता बरस से कीमतें भी दुगना हो चुकी हैं। सर पहली बात यह है कि हर चीज़ महंगा होता जा रहा है ना, इस तरह अभी वबा भी फैला हुआ है तो इस वजह से गाहक इतना नहीं भी करता, आ जाते हैं लेकिन सूखते और फिर चला जाते हैं। और ये जानवर पिछले साल कुछ मतलब खरीद जो गरीब बंदा ले सकता था, इस साल मुश्किल है क्योंकि मंडियाँ भी उस तरह नहीं लग रही जिस तरह मतलब पिछले साल लग रही थी, और जानवर भी उस तरह नहीं आ रहे जो मतलब के मंडियों से लोग खरीद सकते थे। महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ईद कुर्बान की आमद से कबल सड़क किनारे सजी मंडियों में इक्का दुक्का जो गाहक आते हैं उनको भी महंगाई ने परेशानी से दो चार कर रखा है। ये बकरा खरीदने के लिए आए थे यहाँ पे, और जैसे कि बाकी सारी चीजों में महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पे है, और इसी तरह ये बकरों और माल मवेशी में भी बहुत ज्यादा महंगाई है। अभी हमारा सौदा भी नहीं हो रहा है, जो रेट ये बता रहे हैं वो हमारी रेंज से बहुत दूर है। शहर इक़्तिदार में लगे छोटे जानवरों की मंडियों में अभी वो रौनकें तो नहीं, मगर व्यापारी पुरुमीद जरूर हैं कि ईद से एक दो रोज कबल शहरी खरीदारी के लिए जरूर आएंगे। ईद कुर्बान से कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराहों के गिर्द जानवरों की मंडियां सजना तो शुरू हो चुकी, लेकिन गाहक न होने के बराबर हैं। व्यापारियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों का रुझान कम है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बोस्निया में कत्लेआम सदमे का बायस है। दुख इस बात का है कि आलमी बरादरी ने इसकी इजाजत दी। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। कश्मीरी अवाम की मुश्किलात का जिक्र करते हुए बोले कि 8 लाख भारतीय फौज ने कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। 25 years ago when it happened, I still feel the shock how such a thing could have been allowed by the world community. I think it's important for us to learn lessons from that. The world community must never allow such things to happen again. We see problems for the people of Kashmir. 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia. कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इक़दामात पर आलमी इदारे सेहत के सरबराह फट पड़े। कहते हैं वायरस से बचने के लिए तमाम मुमालिक को चौकस रहने की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के सरबराह कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इक़दामात पर फट पड़े। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अपने बयान में कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए तमाम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा और लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा।
انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام ممالک کو چوکس رہنے کی ضرورت ہوگی. یہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے کہ کورونا کچھ بھی نہیں اور ایسا سوچنا عالمی اور قومی سطح پر قیادت کا فقدان ہے. انہوں نے کہا کہ انسانوں کا ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک ایسا دشمن ہے جو انسانوں کو اندھا دھند قتل کر رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی طاقتیں یکجہتی کا مظاہرہ کریں کیونکہ اس وقت یہ ان کا امتحان ہے. اور اب بات کریں عالمی منظرنامے سے تو امریکی ریاست فلوریڈا کا ڈزنی ورلڈ بھی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہے. سیاحتی مقام کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ 4 ماہ بعد کھولا جا رہا ہے. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. شام 84 گھرانے کے معروف کلاسک گائک استاد سلامت علی خان نے مخصوص انداز کی بدولت گائکی کی دنیا میں منفرد مقام بنایا. استاد سلامت علی خان نے معروف صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کی ملتانی کافی کو نیا رنگ دیا. اس پر رپورٹ کر رہی ہیں زین نقوی. سر سنگیت کی دنیا میں ممتاز حیثیت رکھنے والے شام 84 گھرانے کے چشم و چراغ استاد سلامت علی خان نے گائکی میں خوب نام کمایا. اب 12 دسمبر 1934 کو بھارتی ضلع ہوشیارپور کے علاقے شام 84 میں پیدا ہوئے. استاد سلامت علی خان نے اپنے بڑے بھائی استاد نزاکت علی خان کے ساتھ مل کر اپنے والد استاد ولایت علی خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی. یار فرید نہ پایوں پھیرا یار فرید نہ پایوں پھیرا. استاد سلامت علی خان نے اپنے بھائی استاد نزاکت علی خان کے ساتھ پہلی کلاسیکل پرفارمنس میں شائقین کے دل مول لیے. کافی اور ٹھمری پر مہارت رکھنے والے گائک کو اپنے گھرانے میں خواجہ غلام فرید کی ملتانی کافی کو نیا کلاسیکی رنگ دینے کا شرف بھی حاصل ہے. استاد سلامت علی خان کے شاگرد اب بھی ان کی گائکی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. جیون کلاسیکل میں آج سے 30-35-40 سال پہلے یہ عالم تھا کہ لوگ جو ذمہ دار میں نے دیکھا کہ وہ بجٹ رکھا ہوا ہے کہ استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان کو بلانا ہے. اس کا اس زمانے 10-20 ہزار روپیہ بجٹ رکھا ہوا ہے تو ڈائری میں ٹائم نہیں ہوتا تھا. کلاسیکل میں کیا لوگ سننے والے لوگ کیا کمال تھے. شام 84 گھرانے کے معروف گائک کو پنج پٹیا گلوکار کے لقب سے بھی نوازا گیا. استاد سلامت علی خان نے کلاسیکی گائکی کی مختلف جہتوں میں کامیاب تجربات کر کے خود کو یکتا ثابت کیا اور ان ہی خدمات کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. جیسی تان یا جیسا گائکی کا انداز ان کا ہے ویسا جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اکیڈمی کی حیثیت ہے ہمارے لیے اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمارا وہ پراؤڈ ہے پاکستان کا اور وہ ہمیشہ رہیں گے. استاد سلامت علی خان صاحب فن موسیقی کا ایک ایسا چمکتا سورج جن کے فن کی روشنی اور چمک کبھی بھی مان نہیں پڑ سکتی. اور سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.